हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो मुझे पढ़ के बहुत मजा आया और मुझे लगा ये कंसेप्ट ऐसा है जो समझना चाहिए हमें कि इसका मीनिंग क्या है, इसके रीजंस क्या है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा भी अवेलेबल है उसके ऊपर, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा, राइट। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह एक्सेस करना चाहते हो, तो यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सामने आपके लिंक आ रहा है। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेना चाहते हो, अब कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर वो मतलब कि कैसे आप वो पूरा एक्सेस देते हो। तो बेसिकली इट्स अ गूगल ड्राइव फोल्डर, और वो गूगल ड्राइव का फोल्डर मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें सब कुछ सारे बिल्कुल फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज करके लगे हुए हैं। उसमें मैं अपडेट भी करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। सबसे पहले मिडिल ट्रैप होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिडिल इनकम ट्रैप रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमी grows enough to escape the low income status but struggles to progress into high income levels। अब ये पूरी कहानी एक्चुअली में कंट्रीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी कहानी है, राइट। तो कंट्रीज इकोनॉमी मिडिल इनकम ट्रैप में क्या होता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी जो कि लो इनकम लेवल से तो निकल चुकी है, लो इनकम स्टेटस से तो निकल चुकी है, लेकिन हाई इनकम लेवल वाले स्टेटस में नहीं पहुंच पा रही है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो ट्रैप हो गई है, दैट इज कॉल्ड योर मिडिल ट्रैप। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इकोनॉमी के हिसाब से है, ना कि इंडिविजुअल इनकम के हिसाब से। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहता है कि मिडिल इनकम कंट्री, जिसको हम MIC भी कहते हैं, तो वो कौन सी हैं? वो कंट्रीज हैं जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम GNI जो है पर कैपिटा, वो कितना है? $1146 से लेके $14,005 तक। तो अगर कोई मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1100 से लेकर के $14,000 के बीच में अगर आपका GNI पर कैपिटा है, तो आप कहीं ना कहीं MIC में ट्रैप हो गए हो। और इसको भी आगे फिर वो MIC भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है इनटू 2 सब कैटेगरीज। एक तो हो गया लोअर इनकम कंट्रीज जो कि LMIC कहलाती है, और दूसरा कहलाती है UMIC। तो जो लोअर वाली है वो 1146 से लेकर के 4515 तक है, और जो अपर वाली है वो 4515 से लेकर 14005 तक है। ठीक है। तो ये बेसिकली रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर MIC पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरे ख्याल से आप इस डाटा को डेफिनेटली वहाँ कोट कर सकते हो, तो नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजंस की बात करें कि मैं मिडिल ट्रैप होता क्यों है, तो सबसे पहला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी की वजह से। अब होता क्या, मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो इनिशियली ग्रो करती हैं, लेकिन उनका जो लेबर होता है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से मूव कर जाता है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। और लो कॉस्ट लो लेबर कहीं ना कहीं वो बनने लग जाता है, देखा जाए तो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में चला गया या कहीं इंडस्ट्री में चला गया, तो कहीं ना कहीं उसकी जो ओवरऑल इनकम है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, वो उतनी ज़्यादा निकल कर नहीं आती। हाउएवर एज वेजेस राइज दीज कंट्रीज लूज देयर कॉम्पिटेटिव एज। अब इसमें एक और इशू क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये कंट्री जो है वो कॉम्पिटेटिव एज भी अपना खो देती है, क्योंकि कंट्री क्या बन रही है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बन रही है ना। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट थोड़ी बनाते हैं आप, बस मास में प्रोडक्शन होता है, कोई इसमें इनोवेशन नहीं होती, कोई इतना प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो बेसिकली आप इनकम लैडर में ऊपर जाओगे कैसे? ठीक है, आप तो एक ही तरह का काम करी जा रहे हो मशीन की तरह। तो आपकी जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है वो एक तरह का एक ऐसे रैट रेस में लग गई है, जहाँ ना कोई इनोवेशन है ना कोई R&D है। आप कहीं ना कहीं एक ही बस ट्रैक पे चले जा रहे हो, तो वहाँ इनकम लैडर में आप कहीं चढ़ नहीं रहे, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल बैरियर्स। अब क्या होता है, मेनी MIC लैक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम्स। अब होता है क्या, बहुत सारी कंट्री में क्या है कि वहाँ का इंस्टीट्यूशन सिस्टम ही उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम्स उतने अच्छे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं उनको आइडिया भी नहीं लग रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी ग्रोथ सस्टेनेबल है भी या नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन टू एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ट्रांजिशन स्मूथ रहा। कुछ कुछ कंट्रीज जो अपने एजुकेशन में पैसा डालती है, ट्रेनिंग में डालती है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में डालती है, उनका ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ हो जाता है। वो मिडिल तक जाते हैं और फिर मिडिल से तुरंत हाई वाले में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न, अगर आप ईस्टर्न और साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे तो वो फटाफट काफ़ी तेजी से यूरोपियन यूनियन के हेल्प की वजह से वो काफ़ी तेजी से उनको इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी मिल रहा है, उनकी गवर्नेंस भी अच्छी है, तो वो धीरे धीरे करके हाई वाले इनकम स्टेटस की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा रीजन जो बनता है वो बनता है डिपेंडेंस ऑन रिसोर्स एक्सपोर्ट। अब कुछ जो MICs हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे वो ऑयल है चाहे वो मिनरल्स है, और उसकी वजह से वो हमेशा ही वल्नरेबल रहते हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस रहती है, और वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं इसी ट्रैप। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स रिच कंट्रीज लाइक इराक,
इराक, ईरान, नाइजीरिया, इन कंट्रीज ये मिनरल वाइज रिच हैं, इनके पास ऑयल है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो है क्या, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो पूरा ऑयल वाला भी काम है, अब देखो वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहता, वो डाइवर्सिफाई भी नहीं हो पाते, वो उसी जो उनके पास एक मिनरल रिसोर्सेज है उसी के इन एंड अराउंड की पूरी इकोनॉमी रन करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि जो मिडिल क्लास टू हाई तक अगर किसी को जाना है तो वहाँ इनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तब जाकर आप हायर वाले ब्रैकेट में पहुँच पाओगे, अदरवाइज नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया को आप देख लो, आप सिंगापुर को देख लो, ये कंट्रीज अपने ट्रैप से बाहर निकल पाई बिकॉज इन्होंने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो दैट इज द रीजन वाई साउथ कोरिया और सिंगापुर अपने हाई वाले ब्रैकेट में जा पाए। अब ट्रैप वर्सेस ग्रेजुअल क्लाइंब की बात करें तो मेनी कंट्रीज रिमेन इन द मिडिल इनकम, बहुत सारी कंट्रीज इनफैक्ट एमआईसी वाले ही ब्रैकेट में आती है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उस ट्रैप में फंस जाती है, बट कुछ कुछ कंट्रीज धीरे 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 क्लाइम करती चली जाती है, कुछ कंट्रीज जो है वो हाई इनकम वाले में भी चली जाती है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, सिंगापुर का दिया आपको मैंने, यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज का दिया, यूरोप की कंट्रीज का दिया, तो वो लोग चली गई बिकॉज उनके पॉलिसी स्ट्रक्चरल चेंजेस अच्छे थे, एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिला उनको, और फाइनली वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्लाइम करके निकल गए। इंडिया कहाँ है भाई, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो इंडिया इस टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया LMIC वाले में आता है, दैट मीन्स लोअर वाले कैटेगरी में आता है, और उसके यूनिक चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, हमारा इनकम लेवल, हमारा जो पर कैपिटा इनकम लेवल है वो काफ़ी लो है, हाई इनकम लेवल से तो हम काफ़ी नीचे आते हैं, एंड दैट्स द रीज़न वाई इंडिया के लिए तो बहुत लंबी रोड है अगर हमें हाई इनकम वाले लेवल तक पहुँचना है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो इंडिया मस्ट स्टैंडर्ड, अब इंडिया की जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, या अगर आप एजुकेशन का आउटकम देखो, कहीं ना कहीं अ, हमारे यहाँ पे पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, देर इज़ नो डाउट कि हर बच्चा यहाँ पर, मतलब जो जिनके भी फैमिली अफोर्ड कर सकती है वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा है, राइट। अब वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो जो एजुकेशन ले रहा है उसका आउटकम कुछ इतना निकल के नहीं आ रहा, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन लेके तो और ज़्यादा लोग बेरोजगार होकर बैठ रहे हैं। पीछे मैंने एक आर्टिकल शेयर भी किया था और मैंने बताया भी था कि जो लोग कहते हैं ना कि कम पढ़े लिखे हैं लोग हैं गांव में, वो लोग कम अनएम्प्लॉयड हैं, बल्कि जो शहर के लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनका है। प्लस इनोवेशन पे अपना इतना फोकस नहीं है, एजुकेशन में तो बिल्कुल ही मुझे नज़र नहीं आता कि कुछ इनोवेशन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं हम स्टक हैं, राइट, तो पॉलिसी वाइज भी स्टक हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमारा फोकस कहीं ना कहीं हमें डालना पड़ेगा। आर्टिकल क्लियरली सजेस्ट करता है कि सिर्फ इनकम ग्रोथ ही नहीं हमें बनानी, हमें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखनी है, अपने सस्टेनेबल SDG गोल्स भी देखने हैं, कि हम किस तरह से अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस बना सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन ये निकाल कर आता है कि इंडिया इस टाइम पे लोअर MIC में है, और यहाँ से उसको निकलना है तो उसको कहीं ना कहीं रोबस्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी चीज़ों में, पहला तो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तो हम मोर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इनटू इनोवेशन, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि हम अपर मिडिल इनकम तक पहुंच पाएँ, और हाईली फिर फाइनली 2014 तक जो हम विकसित भारत और ये सब की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तब जाकर हम कहीं ना कहीं ये कह पाएंगे शायद हम हाई इनकम में पहुंच पाएँ। बट अभी के लिए हमारे लिए एक लंबी रोड नज़र आती है, और आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं जिसमें मैं इकोनॉमिक, सोशल इशूज़, फाइनेंस, बैंकिंग सब कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, यार काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।